अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल पर मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ और खौफनाक वाक़यात को नरेट करती हूँ। अगर आप भी अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल मौजूद है, वहाँ भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। वो हमारा पड़ोस था, एक वहशी इंसान। नहीं, ऐसे इंसान भी नहीं होते, जानवर। हाँ, ये कहना सही होगा। ये कोई खौफनाक किस्सा नहीं, ये खौफनाक सच है। मैं जानता हूँ, जब आप ये सच सुनेंगे तो आपको इस भयानक दुनिया की हकीकतों पर यकीन नहीं आएगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हाँ, पर इतना ज़रूरी कहूँगा कि ये कुछ अरसा पहले हुआ था, और जिसने किया था वो पकड़ा गया था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सलीम है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। स्टोरी टेलर में बेहतरीन चैनल है। उनकी स्टोरीज सच्चाई पर मबनी होती हैं। मैंने काफ़ी किस्से इनसे शेयर किए हैं और इनका सुनने का अंदाज़ इतना बेहतरीन लगा मुझे कि मैंने एक बार फिर इनसे अपने पड़ोसी फैमिली का किस्सा शेयर कर रहा हूँ। मैं इस घर में 28 साल से रह रहा हूँ। ये हमारा ज़ाती घर है। मेरी छोटी सी फैमिली है, माँ बाप, बीवी और बच्चे। हमारे घर के पास बहुत घर नहीं हैं। हमारे घर को छोड़कर 3 घर और हैं। 2 फैमिलीज़ जो और हैं उनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हम 28 साल से हैं तो वो भी 25-26 साल से हैं। पर एक घर जो है वो किसी का है, उन्होंने रेंट पर दिया हुआ है। वो हमारे घर के बिल्कुल बराबर में है। कोई 2 साल रहता है, कोई 4 साल, कोई इससे भी ज़्यादा। तरह तरह की फैमिलीज़ देखी हैं हमने वहाँ पर कुछ सालों पहले जब वो फैमिली आई तो उस घर को बंद कर दिया गया और अब तक उस घर में कोई शिफ्ट ना हुआ। लोग डरते हैं अब उस घर से, लोगों को घुन आती है। आज से तकरीबन 3 साल पहले एक आदमी आया, उसकी 1 बीवी और 2 बच्चे थे। मैंने देखा कि फैमिली आ गई, नज़र पड़ी कि घर में कोई है। 2-3 दिन तक तो कोई बाहर ही नहीं निकला। तो मेरी बेगम ने कहा कोई औरत भी है अंदर और बच्चे भी, पर कोई बाहर क्यों नहीं आता। तो उन्होंने बिरयानी बनाई थी। बोलने लगी कि क्यों ना आज नए पड़ोसी को दे आऊं, इसी बहाने सलाम दुआ भी हो जाएगी। मैंने कहा सही है। इत्तेफाक हुआ कि जैसे ही मैं बाहर निकला वो आदमी बाहर निकला। ज़ोहर का वक्त था, टोपी पहने। मैंने आगे बढ़कर सलाम किया। उसने अजीब निगाहों से देखा और वालेकुमुस्सलाम बोला। मैंने हालचाल पूछा, काफ़ी अच्छे से बात की उसने और आगे बढ़ गया। जब मैं वापस घर आया शाम में तो सोचा कि कैसे हैं लोग, तो उन्होंने बेगम ने कहा कि अजीब औरत है, चुप चुप सी थी, डरे डरे सी। जो बच्चे भी थे वो एक जगह बैठे थे जैसे नशे में हों। बस जितना पूछो बस इतना बोल रही थी वो औरत, उससे ज़्यादा नहीं। ना चाय का पूछा ना कुछ और। इंसान में इतना तो होना चाहिए ना कि अगर कोई आपके लिए कुछ लाया है तो चाय का तो पूछे कम से कम। मैं ये सुनकर हंसने लगा कि छोड़ो, क्या चाय के पीछे लग गई, नए लोग हैं हम उनके लिए। बहरहाल ऐसे ही दिन गुजरने लगे, पर उस घर में शोर शराबा कुछ ना होता, न बातों की आवाज़ें, न चहल पहल। बस वो आदमी 5 वक्त का नमाजी, सुबह सूरज निकलने से पहले जो निकलता, फजर के बाद घर आता, बाकी वक्त मस्जिद में रहता होगा। हम काफ़ी खुश थे उससे कि पर्दे वाली फैमिली है, नमाजी, परहेजगार। शुरू में उनकी बीवी कपड़े फैलाने वगैरह नज़र आ जाती थी ऊपर से। वो सब 1 हफ्ते बाद शुरू हुआ यूं कि आधी रात को धर धर की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई गोश्त बना रहा हो। मेरी बीवी की आंख फौरन खुल गई। किचन के बराबर में हमारा रूम है और वो घर किचन के बिल्कुल बराबर में था, मतलब हमारे घर से लगकर घर था। वो आवाज़ तकरीबन 1 घंटे तक आती थी, पर उसने मुझे नहीं उठाया। दूसरी रात फिर आवाज़ आनी शुरू हुई तो मेरी बेगम ने मुझे फ़ौरन उठाया कि किचन में चलें आप। यकीन नहीं करेंगे कि वो आवाज़ बहुत तेज़ थी, जैसे कोई कीमा कोट रहा हो। मुझे जब पता लगा कि ये आवाज़ कल भी आई थी, बहुत अजीब लगा। मैंने कहा मैं उन साहब से पूछूंगा कि क्या चक्कर है, पर मेरी बेगम ने इसरार किया कि आप अभी जाएं और देखें। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, सुबह फजर के बाद देखता हूँ। पर मेरी आंख लग गई तो बात ना हुई। सुबह भी मुलाकात ना हुई। न जाने कहाँ गायब रहा वो पूरा दिन। फिर रात हो गई और फिर जैसे ही रात के 2 बजे वही कोटने की आवाज़ें। अब कुछ डर लगने लगा। मैं उसी वक्त उठा और बाहर निकला। उनका दरवाज़ा जैसे ही बजाया आवाज़ें रुक गईं। मैंने 15 मिनट दरवाज़ा बजाया,
पर कोई ना आया, पर आवाज़ें रुक गईं। सुबह उठकर मैंने अपने दूसरे पड़ोसियों को बताया कि ऐसा ऐसा है। उन्हें हैरत हुई कि हमें तो कोई आवाज़ ना आई, शायद हमारा घर थोड़ा फासले पर है। मेरा दिल बेचैन था क्योंकि रातों को नींदें पूरी नहीं हो रही थीं। फिर अचानक वो सामने चलता हुआ नजर आया। मैंने उसे रोका, पूछा तो उसने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, भाई गरीब आदमी हूँ, 2 जॉब करता हूँ। रात में मीट बनाकर उसे हम मियाँ बीवी सेल करते हैं पी करके। मुझे ये सुनकर तसल्ली हुई और मैंने माजरत की, माफ़ करें, आपकी पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछा। उसने भी माफ़ी मांगी कि आपको परेशानी हुई। उसी रात मेरे घर में मैंने हलचल महसूस करनी शुरू कर दी। कभी मेरा बेटा बेड से गिर गया और उसका सर फट गया। मेरे सर में दर्द रहने लगा। बीवी को किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी, जैसे कोई उसे डराता था। 1 हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा। हम अपनी ही उलझनों में लगे रहे, परेशानियों में उस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। जो घर सुकून से भरा था, आज वहाँ सिर्फ और सिर्फ परेशानी थी, रोना धोना। मैं बेहद परेशान हो गया था। पर हाँ, एक बात कि वहाँ आवाज़ आना बंद हो गई थी। रात को उनके घर में सुकून था। 1 हफ्ते बाद आधी रात थी, रात के 4 बजे। मैं बालकोनी में खड़ा था। वो आदमी आया, उसके पास बोरी थी, उसमें कुछ था। मैं छुप गया। वो अंदर गया और फिर वही कोटने की आवाज़ें आने लगी, धर धर। अब मैं डर गया। समझ आ रही थी कुछ बात कि ये सब वही कर रहा है, और सोचा अब कुछ नहीं पूछूंगा उससे। ये आवाज़ें 1 घंटे तक आईं। मैंने दूसरे दिन घर में कुरान खानी रखी, घर में तिलावत करवाई। सब लोग आए, पर वो फैमिली ना आई। मेरी बीवी दरवाज़ा बजा बजा कर आ गई, किसी ने दरवाज़ा ना खोला। उसके बाद मेरे घर में कुछ सुकून हुआ। दूसरी रात मैंने फिर छुप कर उठ के देखा। वो आदमी 4 बजे निकला, उसके कपड़ों पर खून लगा था। स्ट्रेट लाइट में उसके सफ़ेद कपड़े दिख रहे थे। मेरे दिल में इतना खौफ तारी हुआ कि कैसा आदमी है ये। मैंने फ़ौरन अपना घर पैक किया, दरवाजे बंद किए। सोचा उसके पीछे जाऊं, पर फिर ख्याल आया कि सिर्फ पूछा था उससे तो इतनी गर्दिश में गया था। अगर उसका पीछा किया और उसे पता चल गया तो पता नहीं क्या करेगा। मैं नहीं गया, वहीं जमा रहा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो आया। मैं नींद में था। जैसे ही उसने अपना गेट खोला, मैं होशियार हो गया। शीशे पर हाथ रखा मैंने, तो उसे पता नहीं कैसे पता लग गया। उसने मेरे घर के ऊपर देखा मुझे। मैं छुप गया और शीशे में हल्का सा दिखा। वो ऊपर देख रहा था और मुस्कुराकर अंदर चला गया। ऐ खुदाया, मेरे दिल का हाल बस ऐसा था कि बता नहीं सकता। दिल इतनी रफ्तार से धड़क रहा था जिसकी इंतहा नहीं। मैंने पूरे घर की लाइट खोली और फौरन वुज़ू करके कुरान पाक लेकर बैठ गया। ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। कुछ दिल में सुकून आया। सुबह होने वाली थी कि मेरे घर का दरवाज़ा बजा। मैं सोफे पर बैठा था। उफ, अपनी कैफियत तक नहीं बता पा रहा मैं कि किस हाल में था। आवाज़ आई। हाँ, वो वही था। उसने कहा, सलीम भाई। मैं डर कर कमरे में चला गया और फिर कुछ ही मिनट में वो चला गया। और वो आवाज़ें फिर रोशनी होने तक आती रहीं, गोश्त बनाने की। ये सब मेरी बीवी को नहीं पता था। मैंने उससे छुपाया था कि वो डरे नहीं। पर सुबह मैंने उसे सब बताया कि मैं रात रात तक ये सब नोट कर रहा हूँ। पर मुझे लगता है उसे पता लग गया है कि मैं उसे देखता हूँ। हम बहुत परेशान थे। फिर मैंने उसे देखना छोड़ दिया। यही डिसाइड किया कि अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो सब भूल जाओ। हम कहीं घूमने चलते हैं। हमने संडे का प्लान बनाया। सैटरडे नाइट की बात है, उनके घर से शदीद बदबू आने लगी, जैसे सड़े हुए गोश्त की बदबू। मैंने उसी वक्त पुलिस को कॉल की कि वहाँ चलें, क्योंकि उनके बीवी बच्चे भी गायब थे। कहाँ थे वो? क्यों वो आदमी ताला मार कर जाता था? जैसे ही 4 बजे वो निकला, बाहर पुलिस खड़ी थी। उसे पकड़ा पूरी टीम ने। वो मुझे घूर रहा था। और अब जो मैं आपको बताऊंगा, उससे आपकी रूह कांप जाएगी। जब उसके घर की तलाशी ली, अलमारियों में बोरी में लाशें पड़ी थीं, उसकी बीवी बच्चों की भी। वो गोश्त बनाता था सबका और काला अलम करता था, और न जाने क्या क्या। मैंने ज़्यादा जानना भी नहीं चाहा कि वो बोरी में क्या लाता था, या वो कहाँ जाता था, या वो खाता भी था उस गोश्त को। अल्लाह बेहतर जानता था। पर हमने उन दिनों बहुत मुसीबतें देखी और उसकी शक्ल हम भूल ही नहीं पाते।
اللہ बचाए ऐसे दरिंदों से। उस दौरान हमने जो अपने घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी वो तकरीबन 3 माह तक होती थी। मतलब उसके जाने के बाद, पूरे इलाज के बाद मेरे घर में सुकून हुआ। हम 8 माह तक उस घर में रहे, फिर शिफ्ट हो गए, पर उस आदमी को आज तक ना भूले। मेरा नाम आमिर सरफराज है। हम लोग बचपन से ही गोली मार के इलाके में दादा के घर में रहा करते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम में। हमारे अब्बू घर ही पे काम किया करते थे, बड़े बोर्ड पर, तो हमारी माहाना आमदनी ज़्यादा नहीं थी। इसलिए हम लियाकताबाद 10 नंबर में एक छोटे से 60 गज के मकान में शिफ्ट हो गए, जिसका किराया तो बहुत कम था, इसलिए वो घर हमें बहुत मुनासिब लगा। मैं उस वक्त पढ़ रहा था, साथ में नाइट शिफ्ट करता था एक प्राइवेट टीवी चैनल में। हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए थे, शुरू दिन से ही हमें उस घर में बहुत खौफ महसूस होता था। घर में घुटन महसूस होती थी, छोटी छोटी खिड़कियां थी, दिन के वक्त भी घर में रोशनी नहीं आती थी, और घर की दीवारों में भी बहुत सिलन थी, जिसका बाद में हमें ये भी पता लगा कि घर में सिलन होना वहाँ पर आम बात थी। ग्राउंड फ्लोर में किराएदार थे, फर्स्ट फ्लोर बंद था, और सेकंड फ्लोर पर 2 कमरे बनाए हुए थे, बाकी खुला सा ओपन किचन बना हुआ था। ऐसा लगता था कि दरवाज़ा खोलो तो सारा सामान बाहर गिर पड़ेगा। हमें छत इस्तेमाल करने की इजाज़त तो थी, अलबत्ता उन 2 कमरों को किराए पर नहीं लिया था, तो कभी वो रूम खोले ही नहीं, बल्कि अपना कुछ फालतू सामान भी उन कमरों के आगे रख दिया था। हम जब घर में शिफ्ट हुए थे, उसकी बहुत अच्छे से सफाई करनी पड़ी थी, क्योंकि उसकी जो हालत थी देखकर लगता था कि यहाँ सालों से कोई नहीं रह रहा। मालिक के मकान का तो कहना था कि ग्राउंड फ्लोर एक कंपनी अपनी स्टोरेज के लिए यूज़ कर रही थी, और फर्स्ट फ्लोर में एक फैमिली कुछ 8 से 10 दिन रही है लास्ट टाइम, फिर छोड़कर चली गई। बाकी छत पे कमरे काफ़ी अरसे से सूने पड़े हैं। मैं तो रात के वक्त नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा था, तो इसलिए घर पर नहीं होता था, लेकिन सुबह के वक्त जब मैं घर पर आता तो सब सोए होते थे, और घर में दिन की रोशनी में भी खौफ महसूस होता था। वो फैमिली हमारी बड़ी थी, तो अब रात के वक्त छत पर चारपाई डालकर सोने लगे। हफ्ते में मेरी 2 छुट्टियां होती थीं, तो मैंने भी उन छुट्टियों में अब्बा के साथ ही छत पर सोना शुरू कर दिया। वीकली छुट्टियों से पहले मेरी आदत थी कि मैं सुबह जब ड्यूटी से आता तो आते ही दोस्तों में निकल जाता, और फिर रात तक मेरी वापसी होती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं पूरा दिन दोस्तों में गुजार कर रात में घर वापस आया तो हाल ये था कि मैं बेइंतहा थका हुआ था। बस छत पर जाकर इधर लेटा और उधर आंख लग गई। आंख लगे थोड़ी देर हुई होगी कि नींद में बार बार मुझे महसूस होता रहा कि मेरा तख्त हिल रहा है, लेकिन नींद इतनी गहरी थी कि आंख खोलकर भी नहीं देखा जाता था। बस ये गुमान कर लिया कि अब्बा हिला रहे होंगे, लेकिन फिर जैसे हुआ मैं ले जाकर नीचे छोड़ दिया हो। मैं घबरा कर बैठ गया कि शायद फजर का वक्त होने वाला है, तो अब्बा ने नमाज के लिए जगाया होगा और ख़ुद वज़ू करने के लिए नीचे गए हैं। धुंध इतनी हो रही थी कि घड़ी में टाइम भी नहीं देखा। वापस तख्त पर जाकर लेट गया, लेकिन अब मेरी नींद टूट चुकी थी, और जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ डर तो हर वक्त ही लगता था, तो मैं बस आंखें बंद किए लेटा रहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सिरहाने की तरफ जो 2 कमरे हैं उनका दरवाज़ा खुला है। मैंने हल्का सा सर ऊपर करके देखा तो दरवाजे का एक पट खुला हुआ हिल रहा था। छत पर ऐसा डरावना माहौल हो गया था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठकर नीचे भाग जाऊं। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली और दुआएं पढ़ने लगा। दुआ करने लगा कि अब्बा वॉशरूम से वापस आ जाएं, उनको देखकर दिल को सहारा मिले और मैं नीचे की तरफ भाग जाऊं। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मुझे इस तरह की खुशबू आने लगी जैसे कुछ पक रहा है। बर्तन में चमचा घुमाने की आवाज़ आने लगी, छत पर चलने फिरने की आवाज़ें, अचानक ही अजीब ही नामानूस सी खुशबू, बल्कि शायद मैं उसको बदबू कहूँ, वो आने लगी। मैंने आंखें ज़ोर से बंद कर ली थी और दुआ करता रहा कि कुछ भी ऐसा मौजिज़ा हो जाए, कोई घर से ऊपर आ जाए। अब्बा उस वक्त कहाँ चले गए थे, वही वापस आ जाएं। मेरे इर्द गिर्द जो हो रहा था वो इतना हकीकी था कि मैं मान ही नहीं सकता था कि वो सब मेरे जहन का दखल है। मैं शायद उस वक्त जिन्नात के बीच में लेटा हुआ था और वो सब मेरे इर्द गिर्द चहल पहल कर रहे थे, खाना पका रहे थे, न जाने क्या क्या कर रहे थे। मेरी तो आंखें खोलकर देखने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी। अब इतने में मेरी चारपाई फिर ज़ोर से हुली और मैं अल्लाहु अकबर कहता हुआ चारपाई से कूद गया। लेकिन सामने मेरे अब्बा खड़े थे, कहने लगे,
आज़ान होने वाली है, नमाज की तैयारी करो। 2 दिन घर में होते हो तो कम से कम इन 2 दिन की तो नमाज पढ़ लिया करो। अब मैं तो अब्बा की बात ही नहीं सुन रहा था। मैं तो इधर उधर देख रहा था, किचन को देख रहा हूँ, उन कमरों की तरफ देख रहा हूँ। उनका तो हाल वैसा ही था, वीरान, जैसे सालों से बंद पड़े हों। मुझे उस वक्त इतना डर महसूस हुआ कि अब्बा को कुछ कहे बगैर मैं सीधा नीचे घर में भाग गया। बाद में मैंने अब्बा को सारी बात बताई तो उनको तो ज़रा ही यकीन ना आया। वो कहने लगे कि मैं तो रोज़ ही ऊपर सोता हूँ, तुम कोई नराले हो? तुमको सिर्फ बहाने चाहिए नमाज ना पढ़ने के। तुम चाहते हो तुम मेरे साथ ना सो ताकि तुम्हें फजर के लिए मैं ना उठाऊँ। अम्मी ने तो खैर मेरी बात की तस्दीक की कि दिन में जब काफ़ी देर तक सन्नाटा हो जाए तो छत पर चलने की आवाज़ें आती हैं। और एक बार अम्मी कपड़े डालने छत पर गई थी तो उन्होंने खुद रूम के अंदर एक औरत को जाते हुए देखा था, लेकिन फ़ौरन ख्याल आया कि नज़र का धोखा है, क्योंकि डोर तो बंद ही था रूम का। अब्बा जो भी सोचें, मैंने सोच लिया था कि अब छत पर किसी सूरत में नहीं सोऊंगा। लेकिन मेरी कज़न घर पर रुकने के लिए आ गई। रात में काफ़ी देर तक घर के अंदर महफिल लगी रही। हम उन लोगों को अपने घर की कहानी सुनाते रहे कि घर के सब अफराद ने ही कुछ न कुछ महसूस कर लिया था। अब जब सोने के लिए लेटने लगे तो जगह की कमी की वजह से मजबूरन मुझे छत पर लेटने के लिए जाना पड़ा। लेकिन उस रात छत पर मुझे नींद कहाँ थी। बस छुपकर चादर ओढ़कर मैं मोबाइल यूज़ करने लगा। मैं चाहता था कि किसी तरह से सुबह हो जाए। मुझे हल्का हल्का महसूस होता कि जिस तख्त में लेटा हुआ हूँ वो हल्के हल्के ड्रैग हो रहा है। जब थोड़ा ज़्यादा ड्रैग हुआ तो मैं बैठ गया। अब जो मैंने देखा कि मेरा तख्त अब्बा के तख्त से काफ़ी आगे तक खींचा हुआ था। अब्बा की तरफ देखा तो अब्बा बेखबर सो रहे थे। मैंने डर के दोबारा आंखें बंद कर ली। इतने में अचानक मुझे सीढ़ियों से भाई ने आवाज़ दी। मुझ में थोड़ी हिम्मत हो गई। शुक्र है कोई तो घर में जग रहा है। मैं नीचे की तरफ उतर गया तो अंदर कमरे में भाई, अम्मी सब सो रहे थे। कोई पागल नहीं था कि मेरे कान बज रहे थे। मैंने बहुत वाज़े तौर पर अपने भाई की आवाज़ सुनी थी, जो कि मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था। उस वक्त तो थोड़ी देर उधर ही सोफे पर बैठा रहा, लेकिन कहीं लेटने की जगह नज़र नहीं आ रही थी। लाचार फिर डरते डरते मोबाइल की रोशनी में मैं ऊपर आ गया। रोशनी होने तक जागते जागते रात गुजर गई। कभी रूम में से आहट होती, कभी किचन का कोई बर्तन सरक जाता, कभी लगता कि छत के दूसरे कोने पर कोई खड़ा हुआ है। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो मैं वक्त से पहले ही ऑफिस के लिए निकल गया। मुझको पता था, मैंने ऑफिस में ही ओवर टाइम लगवा लिया और उस रात ऑफिस में ही रुक गया। 2 दिन ऑफिस में गुजार कर जब मैं घर वापस लौटा तो वहाँ एक अलग ही कहानी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मालूम हुआ कि कल रात अब्बा के साथ कुछ सीन हो गया है, लेकिन अम्मी को इतना पता था कि अब्बा को छत पर एक पूरा ख़ानदान नज़र आया है और उसने उनसे ये कहा है कि ये जगह हमारे लिए मखसूस है और आप लोगों का आना हमें पसंद नहीं है। उसके बाद अब्बा ने छत पर सीढ़ियों के सामने रस्सी बांधकर एक पर्दा डाल दिया था। उसके बाद पर्दे के एक तरफ का एक छोटा सा हिस्सा हमारे इस्तेमाल में रहा, वो भी सिर्फ कपड़े सूखने के लिए। अम्मी दोपहर में जाती थी। छत के बाकी हिस्से को, यानी कि दोनों कमरों और किचन के हिस्से को पर्दे से छाप दिया गया था। हम 3 साल उस घर में रहे। रात में 2-3 बजने के बाद छत से चलने की आवाज़ें आती थीं, जो कि बहुत आम सी बात थी। बहुत नामानूस सी खुशबू आने लगती थी। और इस दौरान में एक रात ऐसा भी हुआ था कि आवाज़ें मामूल से ज़्यादा आईं। ऐसा लगता रहा कि जैसे ऊपर छत पर कोई दावत हो रही हो। बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर सीढ़ियों से छत पे झांके। हम लोग आपस में उस रात के बारे में कभी बातें करते हैं कि शायद उस रात उन लोगों के यहाँ किसी की शादी हो या इसी तरह का कोई त्यौहार हुआ होगा जिस पर बहुत सारे और दूसरे जिन्नात बुलाए गए होंगे। एक बार हमारी अम्मी के रिश्ते के चचा बांग्लादेश से पाकिस्तान आए, तो जब हमारे यहाँ दावत पर आए तो उन्होंने घर में आते ही घर की सिलन देकर कहा कि आप इस घर में कब से रह रही हैं? ये इंसानों के रहने के लिए ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सकता है इस घर को छोड़ दीजिए। फिर हमने उनको जो जो वाक़यात हो चुके थे वो बताए। वो बोले कि मुझे तो आपके इस पोर्शन में भी किचन में 2 जिन औरतें खड़ी नज़र आती हैं, बेहतर है कि आप यहाँ ना रहें। इसके अलावा पड़ोस के लोगों ने भी उस घर के मुतालिक पुराने किराएदारों की बताई हुई बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी। फिर जब हमने अपने साथ हुई बातें बताईं तो उसके बाद तो वो घर हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर हो गया।
اب ایسا ہے کہ آج بھی اس گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ اب ایک الیکٹرانکس کا شو روم ہے، انہوں نے اپنا سٹور بنایا ہوا ہے وہاں پر، اور ان کے ورکرز بھی وہاں کچھ ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، یہ تھیں آج کی ہارر سٹوریز۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ اگلی کہانی کس موضوع پر سننا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔